हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की गणित में जो हमारा चैप्टर 3 है उसके अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह। अब बात आती है कि ये आव्यूह है क्या। आव्यूह का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो होगा या तो वो संख्याओं का होगा या फलनों का होगा। ठीक है, मतलब आव्यूह का जो मतलब होता है कि आपसे कोई पूछता आव्यूह है क्या, हम लोग पढ़ते हैं और जानते नहीं है कि आव्यूह है क्या। तो आव्यूह का जो मतलब होता है वो होता है अरेंजमेंट, मतलब संख्याओं या फलनों का अरेंजमेंट। अब ये कैसे होता है अरेंजमेंट वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्याएं मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख के रखी है। देखिए 3 4 5 4 7 8 9 2 3 2 1 7, इस प्रकार से ये संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं में देखिए ये आपकी जैसे कि एक सीध में आप अंक ले लीजिए। जैसे पहला आपका पहली लाइन हो जाएगी, ये दूसरी लाइन हो जाएगी, आपकी तीसरी लाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये है, इसको आप रो 1 बोलेंगे, दूसरी लाइन को आप रो 2 बोलेंगे, जो आपकी तीसरी लाइन है उसको आप रो 3 बोलेंगे। इसी प्रकार ये तो आपका क्षैतिज, मतलब क्षैतिज जो लाइन है उसको हम रो से दर्शाते हैं, और जो आपका ऊर्ध्वाधर जो आपकी लाइनें दे रखी हैं 1 2 3 4, उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पे आप कॉलम के रूप में भी दर्शा सकते हैं, C1 C2 C3 C4 के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे आप स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 के रूप में दर्शा सकते हैं। और अगर रो की अगर बात करें तो ये पंक्ति 1 हो जाएगी, ये पंक्ति 2 हो जाएगी, ये पंक्ति 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आव्यूह में संख्याओं का अरेंजमेंट होता है। एक बार फिर से बता दें, ये जो पहली लाइन होती है इसको रो 1 बोलते हैं। तो क्षैतिज के रूप में जो पहली लाइन है वो रो 1, क्षैतिज के रूप में जो दूसरी लाइन है उसको रो 2 बोलते हैं, क्षैतिज के रूप में जो तीसरी लाइन है उसको हम रो 3 बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर लाइन की, जो आपकी पहली लाइन है उसको हम स्तंभ 1 बोलते हैं, जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है जो दूसरी है उसको हम स्तंभ 2 बोलेंगे, जो आपकी ऊर्ध्वाधर तीसरी लाइन है उसको हम स्तंभ 3 बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर जो आपकी चौथी लाइन है उसको स्तंभ 4 कहेंगे। इस प्रकार से आव्यूह में संख्याओं का अरेंजमेंट होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आव्यूह जो होता है उसके अंदर जो आपके अंक लिखे होते हैं या संख्याएं लिखी होती हैं, तो यहाँ पे उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो भी आपकी संख्याएं होंगी आव्यूह में उस जो होंगी उसे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। जैसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, संख्याओं का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से संख्याओं का अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप संख्याओं का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये सभी आपके जो भी ब्रैकेट दे रखे हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याओं का अरेंजमेंट है वो सब आपके आव्यूह ही हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। विशेष पॉइंट है, आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो आप स्मॉल a बराबर आप नोट करें, स्मॉल b बराबर आप नोट करें, तो आप अन्यथा ये मत करिएगा। आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का आपको यूज करना है। ठीक है, कैपिटल A लिखिए, कैपिटल P लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ये 2 गुणे 3 जो दे रखा है ये आपका आव्यूह का क्रम है। क्रम का मतलब ये होता है जैसे कि इसमें जो 2 लिखा हुआ है शुरू में वो आपका पंक्ति है, बाद में जो लिखा हुआ है 3 वो आपका क्या है, स्तंभ है। मतलब कि इस आव्यूह में आपकी 2 पंक्ति हैं और यहाँ पे 3 क्या है, कॉलम है। जो आपका बी नंबर जो बी बराबर आव्यूह लिखा हुआ है इसमें 2 गुणे 2 है, मतलब 2 इसमें पंक्ति हैं और 2 क्या है, कॉलम है। बात आती है आव्यूह की कोटि की। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आव्यूह की कोटि होती है वो, जैसे कि हमको यहाँ पे आव्यूह दे रखा है और हमको इसकी कोटि बतानी है, तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स।
मतलब यहाँ पे आप पंक्ति को पहले लिखेंगे तो पंक्ति आप गिन लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है तो 3 लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में पंक्ति पहले है, और कॉलम इसमें 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4, मतलब इस अवयव की जो कोटि है वो 3 गुणे 4 है। इस प्रकार से अगर कोई भी अवयव आपको पेपर में दे रखा होता, अगर आपको कोटि बतानी है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। चलिए इस प्रकार से हम आगे समझते हैं। अब बात आती है अवयव में अवयवों की संख्या। कभी कभी होता है पेपर में पूछ लेता है कि अवयव में अवयवों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक अवयव यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें क्या बताना है, संख्या बतानी है। तो देखिए 1 2 पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। मतलब पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 2 है और स्तंभों की संख्या जो है वो कितनी यहाँ पे, वो है 3। अब यहाँ पे हमको अवयवों की क्या बतानी है, संख्या बतानी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, मतलब पंक्ति पहले और हम स्तंभों की जो संख्या वो हम बाद को लिखेंगे। आपको गुणा कर देना, अगर गुणा ना करें 2 गुणे 3 तो ये कोटि हो गई, गुणा कर देंगे तो आ गया 6, तो इसका मतलब ये अवयवों की संख्या होगी, मतलब कितने उसके अंदर संख्याओं का अरेंजमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बता सकते हैं, आप गुणा करके बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी प्रकार चलिए एक उदाहरण 1 के द्वारा समझते हैं। इस प्रकार से भी संख्याओं का अरेंजमेंट होता है। अभी हम आपको अवयव के बारे में ही बता रहे हैं, और आपको जितना भी महत्वपूर्ण आपके बिंदु होंगे वो अवयव से रिलेटेड ही हम आपको बताएंगे। 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्न सूचना पर विचार कीजिए। मतलब कि ये पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष हैं और 25 आपकी महिला हैं, और जो दूसरी फैक्ट्री है उसमें 25 पुरुष हैं और उसमें 31 महिला हैं। जो तीसरी फैक्ट्री है उसमें 27 पुरुष हैं और उसमें जो महिला है वो कितने, 26 हैं। अब हमसे क्या कहते हैं प्रश्न में ही, उपयुक्त सूचना को एक 3 गुणे 2 अवयव में निरूपित कीजिए। मतलब कि हमें 3 गुणे 2 का हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, मतलब अवयव बताना है। 3 गुणे 2 का हमें क्रम बताना है, वो भी अवयव के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 गुणे 2 का मतलब ये हुआ 3 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए, क्योंकि पंक्ति पहले होती है। तो देखिए ए बराबर, क्योंकि अवयव को हम बड़े अक्षर से लिखते हैं अंग्रेजी के, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 30, यहाँ पे 25, यहाँ पे 31, 27 और यहाँ पे 26। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 3 पंक्ति हो गई, 1 2, ये 2 आपके क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका पहला जो खंड ये कह रहा था उदाहरण 1 से, उदाहरण 1 में वो आपका हल हो जाएगा। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या दर्शाती है, मतलब क्या दर्शाता है ये हमको बताना है। मतलब जो आपकी तीसरी पंक्ति है, ठीक, ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ वो क्या दर्शाता है, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की जो प्रविष्टि है फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मियों की को दर्शा रही। मतलब जो आपकी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ की जो प्रविष्टि है वो क्या है, वो महिला कर्मियों को क्या कर रहा है, उनको हम दर्शा रही है, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए हम आगे देखते हैं। अब बात आती है अवयव के प्रकार। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अवयव के प्रकार जानिए और उन्हें याद रखिए। तो देखिए अवयव के प्रकार अगर हम बात करें, नंबर 1 स्तंभ अवयव आपका होता है। इससे आगे आगे हम चलेंगे, प्रत्येक की परिभाषा समझाते चलेंगे। स्तंभ अवयव, इसकी परिभाषा क्या होती है। एक स्तंभ अवयव वह अवयव होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। मतलब कि ये आपका अवयव है, केवल अवयव के अंदर केवल आपका एक स्तंभ होना चाहिए, इसको तो आप अवयव बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें केवल एक स्तंभ होना। तो देखिए यहाँ पे एक ही स्तंभ तो है, तो यहाँ पे इसमें पंक्ति कितने हो गई, 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका जो स्तंभ कितना, 1, तो 4 गुणे 1। इसी प्रकार दूसरा अगर एग्जाम्पल है तो ये भी यहाँ पे कितना, एक स्तंभ है, पंक्ति कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मतलब कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव ही बोलेंगे। इसी प्रकार से चलिए दूसरा आपका खंड है, हेडिंग है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब होता है एक पंक्ति अवयव वह अवयव है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो देखिए यहाँ पे केवल एक पंक्ति है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे 4 5 9, ठीक। यहाँ पे देखिए केवल एक ही पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, 3 1 2 3 1 2 3, ये आपके कॉलम हो गए इस प्रकार से।
1 गुणे 3, मतलब कि ऐसा अवयव जिसमें केवल अगर एक पंक्ति होगी तो उसको हम एक पंक्ति अवयव बोलेंगे, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव बोलेंगे। इसी प्रकार चलिए हम तीसरी हेडिंग देखते हैं, वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव का मतलब है एक ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, मतलब पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। देखिए यहाँ पे पंक्ति और कॉलम क्या है, बराबर है, 2 गुणे 2, 2 पंक्ति 2 कॉलम, यहाँ पे 3 पंक्ति 3 कॉलम, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव बोलेंगे। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे आपका विकर्ण अवयव दे रखा है। अब बात आती है विकर्ण अवयव है क्या, तो विकर्ण अवयव का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर हम बात करें इस टाइप से, देखिए यहाँ पे कुछ संख्याओं का अरेंजमेंट है, मतलब कि इस प्रकार से केवल एक विकर्ण, मतलब कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक विकर्ण हो, वो भी इस प्रकार से आपका विकर्ण हो, ठीक है। और शेष जितने भी आपके अवयव लिखे हों वो क्या हों, मतलब कि ये आपका अवयव हो गया, इसमें केवल एक विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण में अंक चाहे जो लिखे हों, लेकिन शेष जितने भी तथ्य हैं वो क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल आपको समझाया गया है कि मतलब ऐसा अवयव जिसमें केवल एक विकर्ण हो और इस प्रकार से विकर्ण लिया गया हो, केवल एक ही विकर्ण हो, तो उसको हम विकर्ण अवयव बोलेंगे। अब देखिए बात आती है परिभाषा की, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक विकर्ण हो और उन विकर्णों में जो अंक हो वो कोई भी हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन शेष विकर्ण को छोड़कर जितने भी अंक लिखे होंगे वो क्या हो, 0 हो, ठीक है। देखिए विकर्ण है आपका 1 3 5, ठीक है, अंक कोई भी हो, लेकिन शेष जितने भी आपके अवयव दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, वो सब क्या है, 0 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे -1 2 ये आपका विकर्ण हो जाएगा और शेष जितने आपके अवयव दे रखे वो 0 है, इसका मतलब ये विकर्ण अवयव है। एक बार मैं फिर से आपको परिभाषा रिवाइज करा दूं, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव भिन्न भिन्न हो और शेष जितने भी अवयव हो वो 0 हो, तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। बात आती है अदिश अवयव की। अदिश अवयव का मतलब क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं मतलब उनके वो समान हों और शेष विकर्ण को छोड़ के जितने भी अवयव आपके दे रखे हों वो आपके 0 हों, तो उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। जैसे 3 3 ये आपके सेम अवयव हैं और 0 0 आपका सारे जितने भी इसमें अवयव दे रखे हैं शेष 0 हैं, तो इसको हम अदिश अवयव बोलेंगे। √3 ये आपका एक प्रकार विकर्ण ये दर्शा रहा है और शेष जितने भी इसके अवयव हैं 0 हैं, और ये जो आपके विकर्ण के रूप में अवयव दे रखे हैं सेम अवयव हैं, तो इसको हम अदिश अवयव बोलेंगे। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं अदिश अवयव दे रखा है। एक बार फिर से परिभाषा आपको बता दूं, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान हों, विकर्ण के अवयव समान हो और शेष जितने भी विकर्ण को छोड़ के जितने भी अवयव वो सभी 0 हो, तो उस प्रकार के अवयव को हम अदिश अवयव कहेंगे। बात आती है तत्समक अवयव की, ठीक। ऐसा अवयव, इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न में बार बार इसका यूज भी होता है। तत्समक अवयव को हम I से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ABC से दर्शाया गया है समझाने के लिए, क्योंकि आपको हम केवल परिभाषा बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि तत्समक अवयव होता क्या है। अब तत्समक अवयव है ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण का जो अवयव केवल एक हो, मतलब एक अंक, मतलब विकर्ण में जो आपके अंक हों, ठीक है, तो आपका केवल एक हो, मतलब एक के अलावा कोई अंक ना हो, मतलब कि ऐसा अवयव जिसका जो अवयव केवल एक हो, मतलब एक अंक ही केवल हो, एक ही लिखा हो और विकर्ण का रूप हो और शेष जितने भी अवयव होते हैं वो सब क्या हो, 0 हो, तो इस प्रकार के हम अवयव को तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे कि 1 1 1 शेष सभी 0 हैं, 1 1 के अलावा 1 1 का ही विकर्ण बनेगा, अन्य कोई अंक इसमें अगर नहीं होंगे तो आपका तत्समक अवयव ही कहा जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। बात आती है शून्य अवयव की, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव 0 हो तो वो शून्य अवयव हो जाएगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ अवयव के प्रकार का। बात आती है वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के अगर बराबर है तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव का मतलब होता है ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक विकर्ण हो और उस विकर्ण का जो रूप हो उसमें जो अंक हो वो भिन्न भिन्न
हो या फिर कोई भी हो अंक, ठीक, भिन्न भिन्न हो, तो हम इस प्रकार के अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ ये है, विकर्ण को छोड़कर जितने भी आपके अवयव दे रखे हो वो शून्य हो, ठीक, अंक कोई भी हो, विकर्ण का अंक कोई भी हो, ठीक है, और भी जितने भी अवयव आपके हों वो शून्य होने चाहिए, विकर्ण को छोड़ के जितने भी अवयव हैं वो शून्य होने चाहिए, और विकर्ण का जो रूप है वो भिन्न भिन्न अंकों का होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। बात आती है अदिश अवयव की। अदिश अवयव वह अवयव है जिसमें जो विकर्ण है, विकर्ण का जो रूप है उसमें समान प्रकार से समान अंक दे रखे हों और शेष जितने भी अवयव हों वो शून्य हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण का जो रूप होता है उसमें केवल एक ही अंक हो, एक के अलावा कोई अंक ना हो और शेष जितने भी अवयव हो शून्य हो, तो ऐसे अवयव को हम तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बात आती है शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शून्य अवयव कहेंगे। बात आती है, अगर हम आगे बात करें आपको, चलिए यहाँ पे प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, अभी तो आप अवयव के प्रकार समझ रहे थे, बात आती है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए बराबर इतना का व्युत्क्रम, हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब ए जो है बराबर इतना दे रखा है अवयव, आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ प्रारंभिक पंक्ति संख्याओं का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे ए बराबर आई ए, इस प्रकार से आप मान लीजिएगा ए बराबर आई ए, ये आपका जो है समीकरण हो जाएगा। अब देखिए ए के स्थान पे आप इसको राइट करेंगे 1 2 2 - 1 बराबर आई का मतलब तत्समक अवयव होता। अगर आपका ए जो है वो इस रूप का दे रखा है, 2 × 2 का क्रम है, तो आप समझ जाइए कि जो आई का क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा, 2 × 2 ही का क्रम होगा, और बराबर ए लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इसमें रो, जो आपका रो है, आपको इसमें इस प्रकार से रो टू मतलब या फिर कॉलम में आपको इस प्रकार से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना है कि आपका इस साइड जो आपका राइट की ओर ये 1 1 0 0 है, आपको इसी जैसा आपको लेफ्ट की ओर बना देना है, ठीक है। तो ये हम आपको आगे हल करके बताएंगे अगली वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हल करके आपको दिखाया गया है, हम आपको आगे समझाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जब आपका देखिए यहाँ पे अंत आखिरी में देखिए हल किया गया, तो देखिए लेफ्ट की ओर 1 1 0 0 आ गए। अब देखिए यहाँ पे एक जो ए इनवर्स होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, 1/5 2/5 2/5 -1/5। आपको हम इस प्रकार से जो हल है इसका वो हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन आपको हम समझा दिए हैं कि आपको अगर व्युत्क्रम निकालना होगा प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बाकी इसका जो कैलकुलेशन वो हमको आपको बात को समझाएंगे, लेकिन मेथड आपको हम बता दिए कि कैसे आप इसको लगाएंगे। बात आती है कभी कभी अवयव जो होते हैं वो आपके समीकरण के रूप में भी दे रखे होते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे प्रश्न दे रखा होगा 2a + ba - 2b 5c - d, यहाँ पे 4c + 3d 4 - 3 11 24, तो a b c d के मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अवयव की समानता की परिभाषा के अनुसार, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 2a मतलब कि समान अंक ले लेंगे, जैसे कि ये आपकी 2a + b है तो 2a तुलना कर लीजिए, दोनों ओर आप क्या करेंगे, अवयव की तुलना कर लेंगे, तो 2a + b बराबर कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a - 2b कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 5c - d कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 4c + 3d कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो a का मान जो होगा वो 1 आ जाएगा, b का मान 2 आ जाएगा, c का मान 3 आ जाएगा, d का मान 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अवयव के बारे में जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें, जिससे आपको कक्षा 12 की जो गणित की जो अगली जो वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।